प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हमने बात करनी है उसमें सबसे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बिलाखिर बड़े लोगों के पोल खोल दिए। इमरान खान, शेख रशीद झूठे करार, सहाफियों सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयों का जनरल फैज हमीद को जिम्मेदार करार दे दिया। जजेस, जर्नलिस्ट और जर्नैलों का भी कच्चा चट्टा खोल दिया। हर चीज की जिम्मेदारी आईएसआई की पिछली क़यादत पर डाल दी। तमाम गैर कानूनी इकदामात से खुद को बरीउज़ जिम्मा करार दे दिया। एजेंसीज में शाह से ज्यादा शाह के वफादारों के किरदार पर भी बोल पड़े। हमने कुछ सहाफियों को बनाया, उनको हम खबरें भी देते थे। जनरल बाजवा का एतराफ। मरियम नवाज के होटल रूम का दरवाजा किसके हुक्म पर तोड़ा गया? सहाफियों को चैनल से निकलवाने वाला कौन था? फैज हमीद बतौर डीजीआई कौन से दो अहम ओहदे अपने पास रखना चाहते थे? साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहम इंकशाफात और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कप्तान की अदालतों में पेशियां और मुकदमात, हंगामा खेजी उरूज पर, पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के डंडों, ईंटों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमले, पुलिस की गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स नजर आतिश, पीटीआई के दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार, इमरान खान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर सख्त इल्जामात, वजीर आजम बोल पड़े। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम में पीटीआई को जिम्मेदार करार दे दिया। क्या पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ इल्जामात लगाकर अपने मतलब के नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? ये तमाम टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, बहुत से अहम मौजूआत हैं, खासतौर पर जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। लेकिन कुछ एक्सप्लोसिव डिटेल्स हैं, कुछ इंकशाफात हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो हमारे पास मौजूद है, उनका हालिया इंटरव्यू। और इस पर बात करने के लिए जो सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया, शाहिद मेतला साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहिद मितला साहब, वैसे तो इसके कंटेंट पे हम आएंगे डेफिनेटली, मतलब आपने उस इंटरव्यू की जो डिटेल्स हैं, जो सवालात पूछे और जो जवाबात दिए जनरल बाजवा ने, वो आपने तहरीर किए हैं। ये बताइए कि ये मुलाकात किस तनाजुर में हुई? आपने कहा, उन्होंने कहा, कैसे मुलाकात, इत्तफाकिया मुलाकात थी, क्या था? और अदर देन दोज क्वेश्चंस जो आपने उनसे पूछे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज थी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद, अब वो कैसा फील कर रहे हैं जब उन पर इतनी तनकीद होती है, और जो अब इस वक्त के सियासी मामलात चल रहे हैं, आपकी असेसमेंट क्या रही इस मुलाकात में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो किसी भी इंसान पर जितना बड़ा मर्जी हो, अगर उस पर तनकीद की जाएगी तो डेफिनेटली उस पर दबाव बहरहाल जरूर आता है। तो इस तरह का सिलसिला कहीं ना कहीं आपको बड़ी शख्सियात के साथ भी मिलता है देखने को। तो थोड़ा बहुत लगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि जनरल बाजवा बिल्कुल डिप्रेस्ड थे या अदरवाइज वो बहुत दबाव फील कर रहे हों, इस तरह के सिलसिला नहीं था। बड़े कॉन्फिडेंट भी थे, ना सिर्फ कॉन्फिडेंट थे बल्कि बड़ा ब्रेवली उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आंसर भी किया। और ये मुलाकात के बारे में अगर बात की जाए तो वो मैंने इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बयान किए। एक तो मैं अदरवाइज भी आउटरीच करने की कोशिश कर रहा था काफ़ी अच्छे से। डेफिनेटली एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई स्कूप करे, कोई बड़ी चीज़ करे, तो मैं काफ़ी अच्छे से लगा हुआ था। तो खैर जवाबात उनके मिलते रहते थे मुझे मुख्तलिफ इशूज पर। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, 2 फरवरी को ये हुआ कि मुझे उनके जो कज़न है उनकी तीमारदारी के लिए जाना पड़ा। और फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा भी आ गए। फिर उनसे हल्की फुल्की गपशप का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो उनकी कॉन्सेंट से ये जो गपशप का सिलसिला है ये इंटरव्यू में तब्दील हो गया। और फिर उस पर उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। ये खासी लंबी नशिस्त थी और जो कमिंग डेज में इंकशाफात आ रहे हैं वो भी आप देखेंगी कि मैं मतलब आपके साथ भी दोबारा भी होपफुली दोबारा भी इंटरेक्शन होगा। लेकिन जो कमिंग डेज में वो आएंगे इंकशाफात, वो तो सब चीजें हिला के रख देंगे। कुछ इस तरह की भी बातें पिछले 6 साल के तमाम बड़े वाक़यात, तमाम बड़े इंसिडेंट्स पे, तमाम बड़ी खबरों पर हमने बात की है। शायद वाकई डेफिनेटली आई मस्ट है कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, जर्नलिस्ट के तौर पर हमें बड़ी खबरों की तलाश होती है, स्कूप चाहिए होते हैं, दैट्स व्हाट मेक अस जर्नलिस्ट। और ऑफ कोर्स जो बातें हुई हैं मेरा ख्याल है पहले से पहले जो चॉइस आपने भी की थी, उनका अपना एक स्टाइल था, अपने अंदाज में की, लेकिन जो आप चीज़ें लेकर आए दीज आर मोर एक्सप्लोसिव, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, नाम लिए गए हैं बाकायदा उन्होंने वहाँ पर किए। मैं अगर आपकी बात सही समझाऊँ तो आपने शायद कहा है कि 2 फरवरी को शायद आपकी उनसे मीटिंग हुई थी। आज और इंटरव्यू आज आपका छपा है, मैं 20 मार्च ऑलमोस्ट
मतलब कितने दिन हो गए सर, 28-10 कोई मतलब है कोई 30-40 दिन बाद आपके ये चीज़ सामने छपी है। एक तो इस पर डिले क्यों हुई, इस पर नंबर 1। दूसरे, जब इतने बड़े ओहदे के लोग होते हैं, आर्मी चीफ हूँ, DGISI या पॉलिटिशियन जो हूँ, तो ये किताबें लिखते होते हैं, कहीं से आपको लगा कि जनाब मुशर्रफ साहब भी अपने अपने मेमोर्स वो लिखना या सॉरी ये जनाब बाजवा साहब, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने भी लिखी थी, मैं इसलिए कह रहा था, तो ये भी जनाब बाजवा साहब भी कोई किताब लिखने का प्लान बनाते हैं या इसी तरीके से बिट्स एंड पीसेज में वो इंटरव्यूज देते रहेंगे? व्हाट इज योर असेसमेंट? पूछा आपने उनसे इससे पहले कि हम दीगर सवालों पे आए कि गुफ्तगू क्या हुई? जी कलासरा साहब, मैं आपसे मोटिवेट होके, चूंकि आप खुद भी बड़ी शानदार किताबों के मुसन्निफ हैं, तो मैंने बल्कि वॉलंटरली जनरल बाजवा को ऑफर भी किया। मैंने कहा मैं आपकी किताब ऑथर करता हूं, जो उन्होंने डिक्लाइन कर दी ऑफर, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे थे। ये जो मेरे वाला सिलसिला हुआ है, ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव है, इसका बड़ा बैकग्राउंड भी है। एज अर्लियर कि मैं काफी अच्छे से उनको आउटरीच करने की कोशिश कर रहा था। एक तो ये सिलसिला भी था, फिर जिस तरह से मैंने की है, मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को एडमायर कर रहा हूँ, तो लोग तो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह का काम करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। वो जावेद चौधरी साहब के साथ आपने कंपेयर किया, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कंडक्ट किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी एक एक लाइन जो है वो उसमें एक्सक्लूसिविटी नजर आएगी आपको, डिफरेंट और बड़ा बोल्ड काम नजर आएगा, और बहुत सारी चीजें रिवील हो रही होंगी, एक रिपोर्टर के तौर पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, वो जो मैंने पूछा कि आपने कहा या लिखा, अगर मैंने सही पढ़ा है कि 2 फरवरी को आपकी मुलाकात हुई। हाँ, नो टुडे वी आर इन मार्च 20। अच्छे खासे दिन हो गए, लिखने में रहा, इजाजत नहीं दे रहे थे, टाइम नहीं मिला आपको, मतलब इतना सारा इतना एक्सप्लोसिव स्टफ था, मेरे पास होता तो मैं दूसरे दिन छाप देता सर। वेरी ट्रू। वो कहते खबर आई हुई है तो खबर को और कॉल ऑफ नेचर को नहीं रोकना चाहिए, सो खबर तो नहीं रोकनी चाहिए थी। इतने दिन क्यों लग गया आपको? ये क्लासर साहब, इसको आपको पता है, एक तो ये बहुत एक्सक्लूसिव है, और कमिंग डेज में और भी चीजें इस तरह की हैं, ज्यादा एक्सक्लूसिव है, तो बड़े सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था मुझे, बहुत सारी हर्डल्स मुझे फेस करनी पड़ी, बड़े सारे मामला थे जहाँ पे कुछ मिसकमिटमेंट्स भी हो गई बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से। फिर मैं इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के साथ जाना चाह रहा था, उनके साथ मामला तय हो गए थे, तो वो एक तरह से वो जनरल बाजवा ने भी उस पर मुझे कहा कि नहीं जी, आप जिस इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, फिर उन्होंने भी सीख करने की कोशिश की, उन्होंने आउटरीच किया उनको, जनरल बाजवा को, उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के लिए मैंने ये नहीं दिया था, तो ये तो पाकिस्तानी डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए था, तो डेफिनेटली मैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद साहब 30 साल मुझे भी हो गए, आई कैन अंडरस्टैंड प्रोफेशनल क्या क्या इश्यूज आपको आए होंगे, प्रॉब्लम होते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बड़े लोग, सॉरी टू इंटरप्ट यू क्लासा साहब, इधर इतने बड़े 1-2 मीडिया हाउसेस ने मुझे इसमें डीच इस तरह से किया है कि मेरी कंडीशन ये थी कि अनएडिटेड जाएगा सारा कुछ। आज भी जो छपा है ये थोड़ा सा एडिट हुआ है, इतना मैं हालांकि हम जाना चाहते हैं दूसरी साइड पे, इतनी इजाजत मेरा ख्याल है समटाइम एडिटोरियली तौर पर मीडिया हाउस को या हमारे एडिटर्स को, मेरे भी बड़े बड़े अच्छे एडिटर्स रहे, टॉप के जियाउद्दीन साहब, शाहीन सबई साहब, मालिक साहब, सलीम बुखारी साहब, फहद हुसैन और भी बड़े हैं, हमारी स्टोरीज वहां पे एडिट होती भी थी, हमें भी बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन समटाइम मेरा ख्याल न्यूज़पेपर की या एडिटोरियल एक पॉलिसीज होती हैं जिनको वो थोड़ा फॉलो करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड सर। लग ये रहा है कि जनरल बाजवा साहब को सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है ना सर, वो इमरान खान साहब और शेख रशीद पे है, जो आपके यहाँ से अगर हम शुरू करें, खान साहब पे क्यों गुस्से में हैं और शेख रशीद साहब पे क्यों गुस्से में? चलो खान साहब तो आजकल तकरीरें कार्य समझ में आती है, शेख रशीद साहब तो अपने आप को मतलब गेट नंबर 4 का चौकीदार बताते थे कि मेरे अगर मैंने रजिस्टर रखा हुआ है, मैं किसी को जाने दूं तो जाता है, ना जाने दूं तो नहीं जाता। आप कुछ और कहानी सुना रहे हैं सर, व्हाट क्या इसमें चल रहा है सर, क्या बात है? जी बिल्कुल क्लासर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो शेख रशीद पे गुस्सा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 3 चेक सबसे बड़े झूठे हैं, एक इमरान खान, एक शेख रशीद और तीसरा हामिद मीर। तीसरा हामिद मीर वाला जरा वो थोड़ा नया, मेरा ख्याल थोड़ा सख्त हो जाएगा। मीर साहब, हाँ चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मीर साहब बेचारे हमेशा फंसे रहते हैं, आपकी बात काट रहा हूँ, हामिद मीर साहब हमेशा फंसे रहते हैं, हर पार्टी उनसे लड़ती रहती होती है, क्योंकि वो ऐसी ये कॉलम स्टोरीज वो करते रहते हैं, शोज वगैरह, हर कोई ना खुश रहता है। सो मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो करता हूँ, बेचारे से हर कोई ना खुश रहता है। हम भी उनको फॉलो करते हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं, एनीवे अच्छा सीखते हैं जी।
तो शेख साहब पे भी गुस्सा इसलिए था, वो कह रहे थे कि उनका तो कोई इंटेलेक्ट लेवल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही जीरो और फारक आदमी है और झूठ बोलते हैं, ऐसे सियासी पेशन गोइयां देते हैं। शेख रशीद के बारे में कहा उन्होंने जी, और फिर उन्होंने कहा मेरी तो जिंदगी में उनसे 2 दफा मुलाकात हुई है। 6 साल पहले गॉर्डन कॉलेज से वो जा चुके थे जब मैं गॉर्डन कॉलेज गया हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये मेरे पास फरवरी 2022 में यानी 1 महीना पहले तहरीक अदम एतमाद से आए थे और मुझे कहा था कि आप कुछ करें जनरल साहब, हुकूमत इमरान खान से नहीं चल रही है तो आपको कुछ करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ पहली मुखबरी, पहली गिबत, पहली चिंगाड़ी ये हमारे ये पिंडी बॉय शेख रशीद साहब ने जाकर लगाई थी, तीली इन्होंने लगाई थी जाके जनाब बाजवा साहब को कि हुकूमत नहीं चल रही तो जनाब कुछ आप करें। ये आपके इंटरव्यू से ये लग रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये गए और उनको कहा कि इनसे कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसी दिन गिरफ्तारी हुई थी शेख रशीद की। जनरल बाजवा कहते कि इसको क्यों पकड़ लिया, ये तो इंतहाई निकम्मा और जीरो आदमी है। तो मैंने कहा ये तो शेख साहब तो दावा करते हैं कि मैं जीएचक्यू के बहुत क्लोज हूँ, बड़ा करीब हूँ। उन्होंने कहा सारे ऐसे झूठ बोलता है, ये तो कभी हम इनसे मिलते भी नहीं है, शेख रशीद से तो मिलते भी नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से, मीडिया के हवाले से 2-3 क्वेश्चन मैं काफी अर्से से उनकी टो में था। मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट के जो सहाफी हैं ये किस तरह से इमरान खान साहब के कैंप में रह गए। इस पे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग 2-4 चीजें कही। उन्होंने कहा कि हमने एक तो हमने लोगों को बनाया, सहाफियों को बनाया, प्रोग्राम्स भी करवाते थे, खबरें भी देते थे, लेकिन हमसे ये गलती हुई कि जब हमने साइड चेंज की तो हम इनको हांग के साथ नहीं लेकर आए, हमने इनको वहीं छोड़ दिया। हमें चाहिए था आहिस्ता आहिस्ता इनका नैरेटिव चेंज करते या इनकी साइड चेंज करवाते, लेकिन हमने ये नहीं किया। हम एकदम से हमने पॉलिसी शिफ्ट की और हम दूसरी तरफ चले गए। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि हमें जब 2015, 16, 17 ऑनवर्ड हमें कुछ ऐसे सहाफियों की जरूरत थी, चूंकि मुस्लिम लीग नून की फौज के साथ लड़ाई हो गई थी, तो फौज को ऐसे माउथ पीसेस चाहिए थे जो फौज के हक में बात कर सकते, पीएमएलएन के अगेंस्ट बात कर सकते। तो हमें ऐसे लोग चाहिए थे, तो ऐसे सहाफी और फिर ऐसे चैनल्स हमने एक्सप्लोर किए। फिर हमने ARY को एक्सप्लोर किया, तो फिर ऐसे सहाफियों को हमने पैम्पर किया। इस तरह से फिर लेकिन आपने उनसे पूछा नहीं, शायद अगर इट माइट बी डिफिकल्ट, जब किसी का आप इस तरह इंटरव्यू कर रहे हो तो नहीं तो अगला बंदा इंटरव्यू ही नहीं देता ऑफ द रिकॉर्ड कहता। आपने पूछा नहीं उनसे कि जनरल साहब यू आर आर्मी चीफ, फौज आपके पास है, आपके पास बॉर्डर पे करने को बहुत सारे काम है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सिक्योरिटी इशू हैं, तो आप ये सारा मीडिया मैनेज कर रहे थे, सहाफियों को बुला रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे, मैनेज कर रहे थे, उनको मतलब अपना एक हम ख्याल बना रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, यूज कर रहे थे, तो ये आपका काम था कि आप साइड चेंज करवा रहे थे। ये मतलब आर्मी चीफ का काम था। ये जो कुछ बता रहे, मेरे तो ये शॉकिंग चीज है कि सहाफियों को बुला के अपने साथ मिला के लाइनें दे के स्क्रिप्ट दे के दे वर बीइंग अगेन अनलीश्ड ऑन द टीवी चैनल्स के जाएं और मुंतखब हुकूमत जैसी भी है, हम भी उसे तनकीद करते रहे। तो ऐसा सवाल भी पूछा आपने जनरल साहब से कि सर ये आपका काम था जो आपने किया या कर रहे थे, और बड़े फखर से बता भी रहे हैं वो अब आपको? नहीं, काफी सारे क्लासा साहब सख्त सवाल हुए। जैसे देखिए मतियुल्लाह जान के हवाले से मैंने पूछा, आपने उठवाया था? उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं उठवाया, भोंडे तरीके से उठाया गया, जिसपे मैंने जनरल पैस मतलब उठाया जाना चाहिए था, तरीका भोंडा था, मतलब दैट्स व्हाट जनरल वेरी इंटरेस्टिंग बाजवा साहब कह रहे थे कि उठा सकते थे मतियुल्लाह जान को, लेकिन तरीका जरा मेथड टू मैडनेस बेहतर कर लेते। मतलब भोंडा तरीका था, तरीका ठीक नहीं था जिस तरह उठाया गया। कि वो अपनी बीवी को मिसेज को लेने गए हुए थे स्कूल के बाहर, वो छुट्टी से वो पिक करने गए थे, तो उस वक्त उन्होंने गए वी को डाले शाले बनाए और वो सीसीटीवी कैमरे में आ गए। मतलब सीसीटीवी कैमरे में ना आते हुए और भैंसे उठा के ले रहे छुप छुपा के, तो फिर ये तरीका ठीक था? जी बस यूं ही समझ लीजिए उनका यही था। फिर अबसार आलम साहब के हवाले से भी बात हुई और फिर क्वेश्चन भी किए। फिर मरियम नवाज का जिस तरह से दरवाजा टूटा। अच्छा, उस पे आते हैं, मरियम नवाज साहब पे आते हैं, बड़ा अहम आपका डिस्क्लोजर है। पहले सहाफियों वाला चैप्टर जरा थोड़ा खत्म कर लें। इसमें आपने ये भी पूछा और बड़ा अच्छा सवाल किया, मस्त है, बड़ी करेज दिखाई आपने, बड़ा कम ही होता है कि नुसरत जवेद साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। उनको भी वहाँ से उस डान से उनकी नौकरी भी चली गई, वो क्लेम करते हैं कि मेरे ऊपर भी इस तरह दबाव आए। फिर मुर्तज़ा सुलंगी साहब का था कि उनको भी हटवाया गया, तलत हुसैन साहब का था, उनको भी टीवी चैनल से हटाया गया। इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया जब आपने उनसे पूछा कि इन तीनों को हटवाने का मीडिया से आपका रोल था, दबाव था ये मीडिया हाउसेस पे?
कलासरा साहब, मैंने सुलंगी साहब और नुसरत जावेद का पूछा था स्पेसिफिकली पहले। अच्छा। क्योंकि तल्लत के हवाले से तो वो पहले ही बात कर चुके थे, तल्लत और हामिद पीर साहब के हवाले से वो पहले ही बात कर चुके थे। तल्लत साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की कि भाई तल्लत समझता है और हामिद पीर और खास तौर पर तल्लत ये समझता है और दोनों मेरे अगेंस्ट है। तल्लत साहब समझते हैं मैंने उनको नौकरी से निकलवाया था। मैंने नहीं निकलवाया था, बल्कि जनरल फैज ने निकलवाया था। मैंने तो उनको पहली दफा जब उनको फारग किया गया तो वो मेरे कजन अंजुम वड़ैच के साथ मेरे पास आए। मैंने तो उनको रखवाया था। मैंने जनरल फैज को कह के उनको जॉब दिलवाई थी, नौकरी दिलवाई थी। तो एक तो इस पे उन्होंने ये बात की। दूसरा नुसरत जावेद और उस पे उन्होंने कहा नहीं मैंने बिल्कुल नहीं निकलवाया था। मुर्तजा सुलंगी को तो मैं जानता भी नहीं था पहले। मैंने तो 1.5 साल पहले उनके कोई शो वगैरह देखना शुरू किया है या उनको जानना मैंने शुरू किया है। और अच्छा, मीर शकील और रहमान साहब के हवाले से भी कोई आपके इंटरव्यू में बात है कि उनको गिरफ्तार किसने करवाया, आर्मी ने करवाया या इमरान खान साहब ने? उस पे वो क्या जवाब मिला आपको? हाँ जी, मैंने कलासरा साहब उनसे पूछा कि मीर शकील और रहमान को आपने जेल भेजा और किसने रिहा करवाया? उन्होंने कहा इमरान खान ने उनको जेल भेजा था और रिहा मैंने करवाया। मैंने एक दिन जाके इमरान खान को कहा कि मीर शकील रहमान कैंसर का मरीज है, वो जेल में मर जाएगा तो उसको छोड़ दें। तो फिर जाके इमरान खान ने मेरी बात मानी। लेकिन मेरी अपनी जब मीर शकील रहमान के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं ये बात गलत है, मुझे कैंसर वेंसर नहीं है। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरा जो मरियम नवाज साहबा का आप कह रहे हैं कि उनके दरवाजे तोड़े गए, पर्चे हुए, और वो भी उन्होंने जनरल फैज का कहा है कि जनरल फैज ने सारे काम करवाए थे और वो डीजीसी भी रहना चाह रहे थे, वो मतलब है उसके बाद डीजी भी रहना चाह रहे थे। सब वो जनरल फैज के हवाले से क्या उनके इंकशाफात थे जो आपके इंटरव्यू में सामने आए? जनरल फैज के हवाले से और बड़े सारे इंकशाफात कमिंग डेज में आपके सामने आएंगे। जो इस आप बहुत सारा हवाले से भाईजान आप बहुत सारी सेंसनी फैला रहे हैं अभी से, हमें मतलब गूज बम्प आ रहे हैं। भूल जाएंगे सारी चीजें। आप कहेंगे कि मैं आपका सही जेन्युइन शागिर्द हूँ, आपको लगेगा नहीं मेरे शागिर्द नहीं है सर, आपकी मोहब्बत, वेरी काइंड ऑफ यू टू से दीज वर्ड्स। तो क्या कहा उन्होंने सर इस जनरल फैज साहब के हवाले से? जनरल फैज के एक तो मरियम के हवाले से मेरी बात हुई, जनरल इरफान मलिक के हवाले से, अफसार आलम के हवाले से जब मैंने बात हाँ, अफसार साहब का बताइएगा जरा जी। तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं ये काम किया, जिससे भी किया बड़े नाड़ीपन से काम किया। टीटीपी का वो कहते मैंने देखी फुटेज देखी, उसमें टीटी पिस्टल हाथ में था हमलावर के और वो नाड़ीपन से उसने किया। मैं ऐसा क्यों करता? मैंने कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह को जान देनी है। आप क्या समझते हैं कि किसी भी इंसान की जान लेना इतना आसान है? इस तरह से बात की। मैंने फिर कहा कि जनरल इरफान मलिक ने ये किया होगा चूंकि वो डीजीसी थे और उनकी एक तस्वीर भी लगाई थी अफसार आलम ने, चूंकि उन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है कि नीचे के लेवल पे किसी को गुस्सा आ गया हो और उसने ये काम कर लिया हो। और फिर उन्होंने कहा असद तूर का भी मुझे अगले दिन पता चला था कि असद तूर के साथ ये वाकया हुआ है। फिर इसी तरह से आजम सवाती और इसी से रिलेट करता है शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनको दंगा बिल्कुल नहीं करवाया। कुछ ऐसा भी होता है कि शाह से वफादारी निभाई जाती है और वफादार बनने की कोशिश की जाती है। तो जूनियर लेवल पे अफसर ये बहुत सारी चीजें खुद से भी कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा मैं 60-70 साल का आदमी हूँ, बुजुर्ग हूँ, तो मैं आजम सवाती के साथ ये जुल्म क्यों करवाऊंगा या शहबाज गिल के साथ मैं ये क्यों करवाऊंगा? तो फिर मरियम नवाज के हवाले से जब चूंकि इरफान मलिक साहब के हवाले से बात हुई थी तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी चूंकि कैप्टन सफदर इसमें शायद मेतला साहब जरा थोड़ा सा रुक जाएं, ब्रेक लेनी है। बहुत सारे इंकशाफात हैं आपके पास मरियम नवाज साहबा के हवाले से, जो उनका कमरा तोड़ा गया उस पर बाजवा साहब की क्या रीडिंग थी, किसने पर्चे करवाए। मेरा ख्याल अभी बहुत कुछ आपसे पूछना बाकी है। हमारा तो पहले था कि शायद 10-12 मिनट में बात सिमट जाएगी, लेकिन ये बात सिमट नहीं रही, ये फैल रही है। मेरा ख्याल है आगे से आगे जाए। उसने रबिया ने ब्रेक लेने बड़े अहम पॉइंट है आपके पास कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से जनरल फैज साहब की जो एक्शन थे, मेरा ख्याल शायद आपने ब्रेक लेने तो हमारे साथ रहिएगा आप। बिल्कुल क्लासेस साहब, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और शाहिद मेतला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे शाहिद मेतला साहब। शाहिद साहब, जिस तरह क्लास साहब ने जो बात की, जो हमने डिस्कशन दरमियान में छोड़ी कि बकौल साबिक आर्मी चीफ के जनरल फैज ने जो ये एक्शन लिया मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के अगेंस्ट, जो उनके होटल रूम को रात के वक्त जो है उनका दरवाज़ा तोड़ा गया, इस स्टेप के पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या रीज़न था?
देखिए वो उनका कहना ये था कि चूंकि कैप्टन सफ्दर ने मिज़ार कायद पर नारेबाजी की और उसकी वजह से मीडिया का दबाव आ गया, पब्लिक में भी खासी रिजेंटमेंट थी और फिर जवानों में, आर्मी के जवानों में भी गुस्सा था। तो उसके बाद फिर जनरल फैज ने कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए, सेक्टर कमांडर को कहा कि मुकदमा करें। तो वो फिर मुकदमा हुआ और फिर मुकदमा जब हो गया तो जब गिरफ्तार करने गए हैं तो कुछ ओवर डू हो गया, ओवर डू हुआ, दरवाजा टूट गया और उस ओवर डू में ये हुआ कि दरवाजा टूटा और फिर मरियम नवाज और जो कैप्टन सफ्दर जो दोनों थे वो अलग अलग रूम में सो रहे थे, एक रूम में नहीं थे। ये भी बात हुई और ये भी बात की गई। अच्छा शाहिद तो साहब, इस ये तरह बताइए से कि आपने इससे पिछली गुफ्तगू में भी यही कहा कि जिस तरह आजम स्वाति साहब पे जो हुआ या जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, वो कह रहे हैं कि जी मेरा ऐसा ताल्लुक नहीं है, हो सकता है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो है वो इस किस्म के काम कर लेते हैं। तो डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि इस तरह की सीरियस या सेंसिटिव गिरफ्तारियां हो या सीरियस स्टेप्स लिए जा रहे हो और सीनियर कमांड लूप में ना हो कोई भी एक्शन लेते हुए? नहीं, ऐसा तो देखें अब तो वो ये खुद कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा, मैं पिछले कोई 8-10 साल से एक सवाल की तलाश में था कि क्या DGISI अपने तौर पर भी बहुत सारे काम कर सकता है और आर्मी चीफ को बताए बगैर कर सकता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने के बाद मुझे इस बात का भी इल्म हुआ और कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है। बहुत सारे काम जो है वो DGISI खुद से भी कर रहा होता है और लेकिन इस वाले सिलसिले में, इस वाले मामले में इसमें मैं सर्टन नहीं हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन अच्छा शायद आप अभी ढूंढ रहे थे इस सवाल का जवाब कि DGISI कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली और आर्मी चीफ को ना, और भाईजान 12 अक्टूबर 1999 को तो DGISI उस वक्त के जो थे ख्वाजा जियाउद्दीन भट्ट साहब, वो तो अपने आर्मी चीफ को हटा के उन्होंने अपने आप को फूल लगवा लिए थे सर, वो तो आर्मी चीफ बन गए थे। ये तो कोई ऐसा राज नहीं रहा कि सम टाइम ये जो मतलब उसके DGs होते हैं वो तो डायरेक्ट होते हैं वजीर आजम के साथ, उन्होंने खुद को आर्मी चीफ बनवा लिया था जियाउद्दीन भट्ट साहब ने सर। अभी भी तो यही मसला पड़ा रहा है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो फिर हमने 2014 में दर्दों वाला भी सिलसिला देखा और भी काफी सारी चीजें। तो कमिंग डेज में जो चीजें आएंगी उसमें ये भी मेंशन है कि किस तरह से लाइक उन्होंने जनरल बाजवा ने ये भी कहा हुआ है कि जी भाई अगर कोई आर्मी चीफ को हर चीज की खबर नहीं होती, इस कॉलम में भी है कि अगर 7-8 काम कहे जाएं DGISI को तो 2-3 काम वो खुद से भी कर रहा होता है। तो ये भी एक इशू हो जाता है समटाइम्स। तो वो फिर उस जो 8-10 काम है उसके अलावा 2-3 खुद से भी कर ले DGISI तो उन 2-3 कामों के बारे में पूछा नहीं जा सकता। अच्छा, तो ये आपने जो कम्प्रीहेंसिव बड़ा इंटरव्यू किया है, इसमें जो मेन चीज अभी हम उस पर आ रहे हैं, पूछना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब पे सर इमरान खान साहब ने भी नो होल्ड्स बार, उन्होंने भी कोई रियायत नहीं रखी जनरल बाजवा साहब के साथ। जनरल बाजवा साहब के आपके इंटरव्यू से लगता है उन्होंने भी, ये पहले भी जवेद चौधरी साहब के उसमें अब आपके भी लग रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से क्या गुफ्तगू की? मेन तो आजकल वही है ना, जनरल बाजवा साहब वर्सेज इमरान खान साहब, पुराने दोस्त, पुराने कामरेड्स, नाउ दे आर स्वर्न एनिमीज। तो खान साहब के बारे में क्या राय रखते हैं वो अब? देखिए वो डेफिनेटली उनको गुस्सा है। एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान खतरनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है। तो ये बात भी हुई है और उन्होंने कहा है कि वो मुल्क के लिए ठीक नहीं थे। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी मेरी अच्छी खासी बात हुई है। यानी ये पूरी आधी किताब का कंटेंट है जो मैंने कंक्लूड किया, कंडक्ट किया है। तो खान साहब के बारे में इधर भी उन्होंने कहा, जब मीडिया के कैंप्स की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, फेलियर एज वेल, कि भाई हम खान साहब बड़ी महारत से झूठ बोलते हैं, वो झूठ बहुत बोलते हैं और बार बार बोलते हैं तो लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो मीडिया वाले भी कन्विंस हो जाते हैं, मीडिया को भी रोज एंगेज करते हैं, वो रोज उनको झूठ सुनाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि मीडिया भी उनकी फेवर में चला जाता है या उनको भी लगता है कि ये बात सही कर रहे हैं। तो अच्छा, इस तरह से भी बात की, उनकी करप्शन पे भी बात हुई। ये किसकी करप्शन पे? सॉरी जी, इमरान खान साहब की करप्शन पे भी बात हुई है, वो कमिंग डेज में आएगी बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि मतलब जनरल बाजवा साहब पछता रहे? क्योंकि खान साहब ने तो कह दिया जी मैं पछता रहा हूं, मुझे इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, जनरल बाजवा साहब को गलती हो गई मुझसे। जनरल बाजवा साहब भी पछता रहे हैं कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी और मुझे खान साहब को 2018 में मैनेज मुनुज करके जो इल्जाम लगाते हैं मरियम वगैरह या बिलावल वगैरह, तो मुझे भी इनको नहीं लाना चाहिए था। कोई उनके पार्ट्स पे रिग्रेट्स में हैं? खान साहब ने तो कह दिया कि मैंने गलती की,
बाजवा साहब भी समझते हैं कि इनको लाकर 2018 में मैंने गलती की थी वजीर आजम बनवाकर? क्लास्टर साहब स्पेसिफिकली इस पे बात नहीं हुई। मैंने 2 सवाल ऐसे थे जिनको मैंने बार बार प्रोब करने की कोशिश की, उन पे मैं उनका रिप्लाई चाह रहा था। एक ये कि नवाज शरीफ को हटा के उनको पछतावा है, दूसरा इसहाक डार को जो इस मुल्क से फरार होना पड़ा था वो इसी वजह से होना पड़ा था कि 100 अरब रुपए इन्होंने मांगे थे और फिर इन्होंने इसहाक डार ने दिए नहीं और फिर उन पर मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया। इन 2 सवालात के जवाब मैंने लेने की बारहा कोशिश की लेकिन वो गोलमोल करते रहे। तो डेफिनेटली उनको पछतावा तो है कि जो भी हुआ है उनका इमरान खान साहब के हवाले से, और उन्होंने बहुत सारी बातें की भी हैं कि किस तरह से ये लगता है ये खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगूएं सुनकर कि खान साहब को यह लगता है कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे इस्तेमाल किया, अपनी एक्सटेंशन लेनी थी लिहाजा मुझे आगे लाए और अपने उसके बदले में इन्होंने एक्सटेंशन 3 साल ले लिए। जनरल बाजवा साहब को लगता है कि खान साहब ने मुझे इस्तेमाल किया कि जनाब कि मैं इनको लेकर आया, सारी चीज़ें की और जब हुकूमत नहीं चल रही थी पूरी दुनिया से लड़ रहे, सारा मलबा मेरे पे डाल के मुझे उन्होंने बना दिया। सो लग तो ये रहा है कि दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहे और दोनों अपने आप को इनोसेंट समझते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब को अदरवाइज बड़ा भोला भाला समझा जाता है लेकिन वो बड़े पोलिटिकली बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, जीनियस आदमी है। ये बात बाजवा साहब ने भी कही कि वो काफी तेज आदमी है, शातिर आदमी है, वो सादे आदमी नहीं है। तो उन दोनों को पता था। बहरहाल एक्सटेंशन के हवाले से उनका ये कहना था कि बिल्कुल मैंने एक्सटेंशन खुद नहीं ली बल्कि मुझे एक्सटेंशन जबरदस्ती दी गई और उसकी भी पूरी एक स्टोरी है, पूरी रौदाद है जो उन्होंने सुनाई है, जो उन्होंने बताई है। ये बताएं, शाहिद के सवाल आई होप आपने पूछा होगा कि मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त तकरीरें की थी जनाब बाजवा साहब के खिलाफ कि हम हिसाब लेंगे, बाजवा साहब आपको छोड़ेंगे नहीं, बला बला गोजरा वाली स्पीच में। इनकी सुलह कैसे हुई फिर? मतलब हाउ डिड दे कम क्लोज? कि इतने क्लोज है कि हुकूमत उन्होंने इमरान खान साहब को हटा के इनको लेकर आए। इसमें भी आपने पूछा कि आपके इनसे राब्ते तल्लुकात कैसे, यारी दोस्ती दोबारा कैसे बनी? नहीं, बिल्कुल इस पे नहीं बात हुई, लेकिन मैंने ये जरूर पूछा था कि आपने क्यों हटाया। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं हटाया। इसकी पूरी उन्होंने तफसील बताई कि पहली तलखी कब मेरी हुई और फिर तलखी नवाज शरीफ से तलखी का कह रहे हैं इमरान खान से? नहीं, मैंने ये बात नवाज शरीफ के हवाले से नहीं पूछी, एक्सटेंशन के हवाले से भी मैं बताता हूँ। आपने कहा पहली तलखी हुई, मैं वहां से किसके साथ जनरल बाजवा साहब की तलखी? वो जो जनरल बाजवा की इमरान खान के साथ पहली तलखी कब हुई और कैसे हुई और फिर वो किस तरह से सॉर्ट आउट हुई और फिर वही चीज किस तरह से ठीक कर दी है कि उनको तहरीके अदब इत्तेमाद से फारिग कर दिया जाए। तो जो एक्सटेंशन वाला मामला है उस पर मैंने उनसे सवाल भी किया क्योंकि मेरे पास एक एक्सक्लूसिव खबर इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि एक्सटेंशन जबरदस्ती ली गई थी लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। अच्छा, वो खबर भी मैंने मेंशन की हुई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी कोई उन्होंने कमेंट किया, कोई बात की? बहुत डिटेल्ड बात हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही। तो कुछ जरा शेयर कर दें सर, कोई थोड़ी सी इनायत फरमा दें जनाब, अगर आपने अगले उसमें करना होगा वो भी कर दीजिएगा। जरा थोड़ी सी कोई क्या कहा उन्होंने उनके बारे में सर, ऑन द रिकॉर्ड अगर कहा है कुछ तो? ऑन दी रिकॉर्ड ही है जी सारा इंटरव्यू। मैंने उनसे बाद में परमिशन ली, पहले वो ऑफ दी रिकॉर्ड इंप्रेशन इंटरव्यू चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं जी इससे तो इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, देन ही ग्रांटेड परमिशन। तो वो मैंने फिर उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने आसिम मुनीर उन्होंने कहा कि मेरी तो उनसे रेगुलर राबिता होता है, मिलता मिलाता बहरहाल मैं उनको नहीं हूँ लेकिन मैं उनसे डेली मतलब मैं उनको ओकेजनली बातचीत मेरी हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी 2 दिन पहले भी मेरी इनसे बात हुई, फिर इमरान खान के हवाले से भी बात हुई। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट भी उन्होंने किया हुआ है कि इमरान खान को चूंकि ये बाकी चीजें तो अभी आई हैं ना मार्केट में कि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें भी जनरल बाजवा साहब से डिस्कस हुई और उन्होंने भी बताया हुआ है मुझे और इस इंटरव्यू में भी कमिंग डेज में आएगा कि वो इमरान खान साहब मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ही इज डाइंग फॉर मीटिंग। वो मिलने के लिए उनको भरे जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मेरी बहुत कदर करते हैं। तो नहीं, वो जनरल आसिम तो उनकी कदर करते हैं लेकिन जनरल बाजवा साहब ने तो आखिरी दम तक कोशिश की थी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ ना बने एंड ही फील्स वेरी बिटर अबाउट इट। जो उनके करीबी कोई दोस्त कहते हैं इस पे भी बात हुई है कि जनरल बाजवा साहब ने तो आखिरी दम तक कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर ना बने आर्मी चीफ।
जी इस पर भी डिटेल्ड बात हुई है, डिटेल्ड मतलब आप बताने, आप ये राज जो है अगली स्टोरी तक कायम रखना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि ये काफी दोबारा भी आपने वैसे बड़े पक्के निकले हैं आप, बड़े पक्के निकले हैं। मैंने इधर उधर दाएं बाएं किया, मेरे चक्कर में आए नहीं है भाईजान। कोई रबिया पूछना चाह रही है आपसे? अच्छा, क्विकली आस्किंग, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो इतने आपने टाइमिंग इसकी रखी हुई है कि अभी आपने ये इतनी डिटेल्स देनी और उसके बाद कुछ डिटेल्स आपने होल्ड की हुई है, तो आप कह रहे हैं बहुत सारे इंकशाफात हैं, तो ये टाइमिंग किसी मौके की मुनासबत के हिसाब से या क्या है? बिल्कुल मौके के हिसाब से नहीं है, पहले ही बड़ी मुश्किल से ये पहला आर्टिकल आया है और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रेशर्स अभी भी हैं। अभी भी मेरा दूसरा फोन बहुत ज्यादा बज रहा है, बहुत अजीब अजीब जगहों से कॉल्स आ रही हैं, मैं आई कांट टेल यू। अच्छा, क्विकली आस्किंग शाहिद साहब, जो करंट सिचुएशन चल रही है, बादल साहब का कुछ कहना था? जी डेफिनेटली कहना था। अभी 1-2 दिन के बाद जो कॉलम आएगा उसमें तो लाइक करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात हुई है और अदालत के बारे में भी बात हुई है, जिस तरह से गवर्नमेंट की जा रही है इस पर भी बात हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, इसी इंटरेस्टिंग नोट पे अच्छा आपने इंटरव्यू किया है, यू गॉट वेरी बिग ह्यूज स्कूप। आई मस्ट से हर रिपोर्टर की ख्वाहिश होती है जिंदगी में कि इस तरह के बड़े स्कूप, बड़े इंटरव्यूज, बड़ी चीजें करें। गुड लक टू यू, इट वाज एक्सीलेंट, आई मस्ट से। बहुत शुक्रिया। शाहिद मेतला साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स और एक्सप्लोसिव डिटेल्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।